आपको रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, नेपाल की सड़कों पर सेना उतर चुकी है। सेना के शासन को लेकर 10 बजे समय तय किया गया था। अब तस्वीरें आ रही हैं सेना के मोर्चा संभालने की, और ये देखिए गश्त करती हुई गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारी और सेना में टकराव जिसकी बात स्वाभाविक की जा सकती है, वहां पर अब वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सेना की बात सुनने को शायद ही कोई तैयार हो। और अब आप ये देखिए कि अभी तक ये हो रहा था कि इमारत सरकारी जितनी भी थी उन्हें टारगेट किया जा रहा था। नेता, चाहे वो मंत्री हो, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, उनकी पत्नियों को टारगेट किया गया था। पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। विदेश मंत्री, महिला विदेश मंत्री को उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनके पति को पीटा गया। और अब देखिए ये जो टकराव है वो सेना वर्सेस जनता में नजर आएगा। ये सिलसिला अब आप देखेंगे, और ये देखिए सेना के संभालने के बाद अब हालात क्या होंगे ये मैं दावे से तो नहीं कह सकती, लेकिन और भी भीषण हो सकते हैं। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ दीपक वोरा सर भी मौजूद हैं। दीपक सर, इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सेना जब कमान संभालेगी तो हालात बेहतर होंगे? इसकी पॉसिबिलिटी कितनी दिखती है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सर, कहिए। थैंक यू। मैं देश की राजधानी से काफी दूर हूँ, मैं ईस्टर्न इंडिया में हूँ। तो मैम, जो अभी आपने प्रश्न पूछा है कि मुझे क्या संभावना नजर आ रही है कि सेना सिचुएशन संभाल पाएगी, इस समय नेपाल में केवल एक ही डिसिप्लिन्ड संस्था है, वो है आर्मी। और अगर वो नहीं संभाल पाए फिर कोई नहीं रोक पाएगा वहां की स्थिति को। कारण इसका क्या है ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं, लेकिन ये जो सुनामी निकली है यंग लोगों की, जिसे आप जेन जी कहते हैं, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। मैम, मैंने अपने करियर में कई बार इसे देखा है। मैंने सूडान में देखा है, इजिप्ट में देखा है, जिम्बाब्वे में इसको देखा है, मैंने आर्मीनिया में देखा है, जॉर्जिया में देखा। एक बार नौजवान सड़क पे उतर आते हैं, फिर वो इधर उधर नहीं देखते हैं, फिर उनके साथ आप रीजनिंग नहीं कर सकते हैं। उनको चाहिए चेंज, टोटल चेंज। और कोई भी चीज जिसका संबंध पुरानी सरकार से हो उसको वो टारगेट मानते हैं। और ये केपी शर्मा ओली साहब जो थे, ये नौटंकी कर रहे थे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाऊंगा, ये करूंगा। ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं, पुरानी हो चुकी हैं। ये बुजुर्ग आदमी है, इसको पता नहीं है कि यंगस्टर्स के साथ कैसे डील किया जाता है। ये सब कहना है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, फिर अल्टीमेटली भाग गया। और वो भारत आएगा और कहीं नहीं जाएगा। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप होगा मैम, अगर तो आर्मी ने कंट्रोल किया, और हो सकता है कि वो कंट्रोल कर पाए क्योंकि काफी प्रोफेशनल हार्डन्ड आर्मी है, नहीं किया, देन आई शडर टू थिंक कि आगे क्या होने वाला है। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे कि अमेरिका का हाथ है, चीन का हाथ है। इसका चीन का कोई हाथ नहीं है, चीन को जूते पड़ रहे हैं। माय फीलिंग मैम, जो मेरे मित्र हैं नेपाल में, उन्होंने मुझे बताया है, और आई बिलीव दिस। अभी हाल ही कुछ समय पहले मैं वहीं था। 2 शब्द जो सारे नेपाली जिनसे नफरत करते हैं, पहला है ओली, दूसरा है चाइना। वो दोनों को ऑल्टर ईगो समझते हैं, एक दूसरे के हिस्से हैं चाइना और ओली। अब चाइना को मार पड़ रही है वहां पर, उनकी इन्वेस्टमेंट लोन्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। उनको करना नहीं आता ये क्या होता है। लेकिन ये जो यूथ मूवमेंट निकल पड़े हैं जो सड़कों पर, इनको अब रोकना, मेरा मानना है, अगर मैं उधर होता, मैं नहीं हूं, अगर मैं उधर होता मैं पीछे हट जाता। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, करने दो इनको जो करना है, गुस्सा इनका ठंडा होने दो। दीपक जी, मैं आपको रोक रही हूं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त, नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि लोग होटल्स को भी नहीं बख्श रहे हैं। लोग अब होटल इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, उनमें आग लगा रहे हैं। काठमांडू के होटलों में आग लगाई जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, वहां एंट्री गेट से शुरुआत की जा रही है आग लगाने की। और इस वक्त वीरेंद्र केम है, जर्नलिस्ट है, काठमांडू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा भाव चल रहा है कि जो सामने आए उसे आग लगा दो। वो इंसान हो, इमारत हो, कोई सामान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जेनजीज के मोमेंट से बहुत आगे की बात हो गई है? जी बिल्कुल, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नेपाल में ये पहली बार है कि किसी राजनीतिक दल के तले, किसी राजनीतिक दल के आह्वान के तले ये आंदोलन हुई हो। अभी तक जितना भी आंदोलन हुआ है नेपाल में, वो किसी न किसी राजनीतिक दल या किसी न किसी, जो अभी आपके एक पैनलिस्ट
बोल रहे थे ना, चाइना वगैरह वगैरह, तो कभी चाइना कभी इंडिया नेपाल में ये सब होती रहती थी। लेकिन ये पहली बार है कि इस बार नहीं चाइना का कोई मामला है, नहीं इंडिया का कोई मामला है, और नहीं नेपाल के किसी राजनीतिक दल का कोई अगुवाई है। ये जेनजी पुस्ता का आंदोलन था, शुरुआत किया था, लेकिन उसके बाद आज दिन भर जो है, आज आम नेपाली का भी इसमें समर्थन रह गया। मैं खुद भी एक नेपाली हूँ, मेरा भी इस आंदोलन में समर्थन है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, अपनी जगह पे हूँ, लेकिन मैं नेपाली नागरिक भी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि नेपाल में चेंजेस, बिल्कुल चेंजेस। इससे पहले जो लोकतंत्र आई, समाज, ये राजतंत्र खत्म हो गई, डेमोक्रेसी आई, तो उसमें क्या हुआ कि वही नेता थे, वही शेर बहादुर थे, देववा थे, जो राजतंत्र राजशाही के टाइम में भी प्रधानमंत्री बना करते थे, और जब डेमोक्रेसी आ गई, गणतंत्र आ गई, तब भी वही प्रधानमंत्री बने। तो इस बार जेनजी का ये कहना था, इस बार युवा पुस्ता का ये कहना था, अब जो चेंज होगी तो पुराने वाले कोई नहीं रहेंगे, नहीं पुराने बिल्डिंग रहेगी, नहीं पुराने भवन रहेगी, नहीं पुराने नेता रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे पुराने, ये टाइप के हो गए। क्योंकि ये जो टीनेजर होते हैं ना, तो टीनेजर तो अपने प्यार में पागल होते हैं, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए, इस टाइप के होते हैं टीनेजर। अर्थात जिस पे नजर रख ले वही उसको चाहिए, इस टाइप का होता है टीनेजर। तो ये टीनेजर का आंदोलन था, और टीनेजर के आंदोलन का आज प्रभाव ये देखा कि ओली जी का जिस तरह से यहाँ हुई। और सबसे बड़ी बात तो देववा जी का हम लोगों ने जो विजुअल देखा, वो देववा जी कभी महाराजा हुआ करते थे नेपाल में, बड़े लोग हुए करते थे, उनका आज वो हालात दिखा गया। तो कहीं ना कहीं मिला के जो है ये नई पुस्ता का नई आगाज है, इसको हम लोग किसी देश के साथ भी नहीं जोड़ सकते हैं, किसी राजनीतिक बात के लिए इंटरप्ट करना चाहती हूँ। अभी आपने एग्जाम्पल दिया, आपने कहा कि जो जेनजीज हैं ये जुनूनी आशिक की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं मान सकती हूँ कि आप ऐसी जगहों को टारगेट करें जहां पर वो नेता रहते हों, उन नेता को टारगेट करें, आप उन सब जगह पर वहां पर टारगेट करें जिन जिन पर आपको लगता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे ऐसे इमारतों को आप आग के हवाले कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा बिखराव वाला आंदोलन हो गया है जिसमें बस मकसद एक है, जो सामने आए उसको हिट करो, उसमें आग लगा दो, तोड़फोड़ करो। लेकिन ऐसे तो कोई प्रोटेस्ट अगर होगा भी तो उसका नतीजा नहीं निकलेगा, और वो तो एंडलेस होगा, अंतहीन होगा। जी बिल्कुल, आपने जो बताया वो उसमें मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात हमको मान के चलना होगा, जो हिल्टन होटल में आग लगी हुई ना, वो हिल्टन होटल शेर बहादुर देववा के बेटे का लगानी का होटल था। जो भाटबटेनी में आग लग रही है ना, वो भाटबटेनी नेकपा एमाले यानी कि केपी शर्मा ओली के जो अंदरूनी मामले वाले, जो उनके जो समर्थक है, खास करके चंदा देने वाले मीन गुरुंग, उनके वो भाटबटेनी सेंटर थे। तो कहीं ना कहीं से जहां जहां कांग्रेस और यूएमएल का जो लिंकअप था, वहां ये घटना हुई है, आम जगह पे कहीं पे नहीं हुई। हाँ, ये जरूर गलत हुआ है कि सिंह दरबार को आग लगाई गई है, सरकारी भवन को आग लगाई गई है, ये गलत है। हर जगह भी हालांकि गलत है, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन कहीं ना कहीं से लिंकअप को जोड़ा गया है। रवि लामे छाने को जिस जेल में बंद किया गया था, उस जेल में आग लगी किया गया। जहां जहां हुआ, आपको पता है कि बालेन शाह जो अभी चर्चित नाम कहा गया है, बालेन शाह, कुछ दिन पहले उन्होंने अपना फेसबुक पर स्टेटस लिखा था कि सिंह दरबार को जला देंगे। तो सच में आज सिंह दरबार जल गया, ये हम मान सकते हैं। फिर आप ये मत कहिए ना, फिर ये नहीं कह सकते ना कि ये बिना नेता का हो रहा आंदोलन है। हाँ, हम मान सकते हैं कि शुरुआत जरूर हुई, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जिसका जिक्र हमारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। नेपाली सेना के प्रमुख की अपील, हिंसक गतिविधियां बंद कर दें युवा। बातचीत के लिए आगे आए युवा और शांतिपूर्ण समाधान के लिए उन्होंने अपील की है। लेकिन सिंह दरबार को जिस तरह से टारगेट किया गया है, बालेन शाह का नाम जिस तरह से जिक्र हुआ है, नेपाल की तरफ से जिस तरह से इस नाम को बार बार लिया जा रहा है, उस पर मैं बात करूंगी।